हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक। हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लोज के बारे में। ध्यान रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं 2-3 नंबर के, लेकिन हो जाते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कब, जब आप बनाते हैं कोई सेंटेंस या कभी भी कोई लिखना होता है एसेस, तो उस कंडीशन में ये आपके लिए टफ हो जाता है। अगर एक बार आप इसे समझ लेते हैं तो आपकी लाइफ टाइम के लिए क्या हो जाता है, सेटलमेंट हो जाता है फिर। ठीक है, द क्लोज की चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, इसके साथ भी अगर चांसेस मिले तो हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग चर्चा कर रहे हैं क्लोज के बारे में। तो देखिए, क्लोज का मतलब होता है, हिंदी में हम इसे कहते हैं उपवाक्य। क्या कहते हैं इसे? उपवाक्य। अब उपवाक्य का मतलब समझ रहे होंगे आप कि उप का मतलब क्या? टुकड़ा। उप का मतलब क्या? टुकड़ा। और वाक्य का मतलब सेंटेंस। जब सेंटेंस का जो टुकड़ा बनता है, सेंटेंस का जो टुकड़ा बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं? उपवाक्य या क्लोज बोलते हैं। अब देखिए, कभी कभी सेंटेंसेस थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है, तो उस कंडीशन में उसे टुकड़े करने की जरूरत पड़ती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? टुकड़े को क्लॉज के नाम से जानते हैं। अब जरा देखिए एग्जांपल। आई saw a girl who is who was dancing in a playground। अब जरा सेंटेंस को ध्यान से देखिए। यहाँ पे दो सेंटेंसेस है, यहाँ पे दो सेंटेंसेस है। एक है आपका आई सॉ अ गर्ल, एक है हु वाज डांसिंग इन प्लेग्राउंड। ठीक है, अगर इस सेंटेंस को अलग अलग तोड़ दे तो क्या बनेगा? एक सेंटेंस बन जाएगा आई सॉ अ गर्ल, और एक सेंटेंस और बन जाएगा शी वाज डांसिंग इन प्लेग्राउंड। ठीक है, सेंटेंसेस दो बन गए, आई सॉ अ गर्ल और दूसरा क्या हो जाएगा? सी वाज डांसिंग इन प्लेग्राउंड। दो पार्ट बन गए। अब जरा दोनों पार्ट को इंडिविजुअलाइज कर दिए। ठीक है, तो एक सेंटेंस अपने आप में क्लियर है, और यहाँ पे सी वाज डांसिंग इन प्लेग्राउंड, दोनों अपने आप में अलग अलग सेंटेंस है। लेकिन जब इस दोनों सेंटेंस को हम एक साथ जोड़ दें, आई सॉ अ गर्ल हु वाज डांसिंग इन प्लेग्राउंड, तो यह सेंटेंस एक संयुक्त रूप ले लेता है। मतलब यह सेंटेंस क्या बन जाता है? यह एक साथ कंपेज आपका कंपोज हो जाता है, और कंपोज होने के बाद एक ज्वाइंट सेंटेंस बन जाता है, एक ज्वाइंट सेंटेंस बन जाता है। अब ये जुड़ गया सेंटेंस, तो इस सेंटेंस के अंदर दो पार्ट हो गए और दोनों एक दूसरे पर निर्भर होंगे। एक सेंटेंस को हम कहते हैं प्रिंसिपल, अर्थात कि क्लॉज जो होगा दो भागों में बटेगा, और एक भाग हमारा जो होगा वह प्रिंसिपल कहलाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगा, और दूसरा पार्ट एक और बटेगा जिसे हम लोग कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या कहेंगे? सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, कितने पार्ट हो गए? दो पार्ट होंगे, एक प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज। देखिए, एग्जाम में जो चीजें आपको दिखाई पड़ती है हमेशा वैसा नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से यहां पर चीजें हैं। यहाँ पे कह रहा है कि प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल का मतलब होता है जो वाक्य स्वतंत्र रूप में हो, जो वाक्य किस रूप में हो? स्वतंत्र रूप में। और सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? जो किसी पर क्या हो? निर्भर हो, जो किसी पर निर्भर हो। जरा सेंटेंस देखकर बताइए कि इसमें कौन सा सेंटेंसेस आपको निर्भर लग रहा है और कौन से सेंटेंस आपका क्या लग रहा है? स्वतंत्र लग रहा है। तो आप कहिएगा आई सॉ अ गर्ल हु वाज डांसिंग इन प्लेग्राउंड। तो यहां पर ध्यान से देखिए, तो आई सॉ अ गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा, हु वाज डांसिंग इन प्लेग्राउंड, तो आपके मन में लग रहा होगा मैंने एक लड़की को देखा जो डांस कर रही थी। डांस कर रही हो तो स्वतंत्र लड़की है, कर रही है तो कर रही है, लेकिन मैंने देखा उस लड़की को जो डांस कर रही है, मतलब ये सबऑर्डिनेट होना चाहिए।
लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप क्या करते हैं कि कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जो कभी कभी होता है नहीं। मतलब क्या कि आई स अ गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा, यह सेंटेंस अपने आप में स्वतंत्र है और यह पार्ट कहलाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगा। और यहाँ पे हु वाज डांसिंग अ प्लेग्राउंड इन प्लेग्राउंड, यह आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। अब देखिए, अब सबऑर्डिनेट क्लॉज क्यों कहलाएगा, जरा ये देखिए। हु वाज डांसिंग इन प्लेग्राउंड, हु वर्ड से यह इंडिकेट कर रहा है कि आगे कोई सेंटेंस है, उसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग यह सेंटेंस आपका चल रहा है। मतलब क्या, अगर यहाँ पे गर्ल नहीं रहेगी तो बताइए यह सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट होगा क्या? नहीं होगा। मतलब कि इस सेंटेंस की औचित्य इस गर्ल पर निर्भर। यहाँ पे हु लगाने का मतलब क्या? हु मतलब कौन? एक लड़की की बात कर रहा है। तो इस कंडीशन के कारण यह सेंटेंस जो होगा पहले वाले सेंटेंस पर निर्भर है, इसलिए इस सेंटेंस को सबऑर्डिनेट कहेंगे। और जिस सेंटेंस पर यह निर्भर है वह सेंटेंस क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगा। क्लियर? जरा एक और सेंटेंस को जरा आप देखिए। देखिए, यू विल pass the exam if you work hard। ठीक है, क्या कह रहा है कि यू विल पास द एग्जाम, आप एग्जाम पास कर जाओगे, नो डाउट। कब? जब इफ यू वर्क हार्ड। अब देखिए कंडीशन, देखिए इफ यू वर्क हार्ड, यहां पे कंडीशन दे रहा है। इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम किए तो क्या होगा? तो आप क्या करेंगे? एग्जाम पास करेंगे। तो यह सेंटेंस अपनी पूरी सेंस क्लियर करने के लिए दूसरे सेंटेंस पे निर्भर है ना। तो जब कोई सेंटेंस अपनी पूरी क्लैरिटी के लिए किसी अन्य सेंटेंस पे डिपेंड हो, उसे हम क्या कहेंगे? सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। क्या कहेंगे? सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। और जिस पे कोई भी आपकी डिपेंडेंसी नहीं है, जो अपने आप में स्वतंत्र बातें हैं, वह पार्ट क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। अब आपके मन में एक बात आ रहा होगा कि भाई साहब ऐसा कैसे होगा कि कब तक हम इसका सेंस मिलाते चलेंगे और कब कब हम इसको ढूंढते चलेंगे कि कौन सा क्लॉज आप एग्जाम में सीधा दे देता है। इफ यू वर्क हार्ड, बताइए सेंटेंस आपका प्रिंसिपल क्लॉज है या सबऑर्डिनेट क्लॉज है? या सेंटेंस पूरा दे दिया, आपको कहा कि इसमें से प्रिंसिपल क्लॉज कौन है, छांट लीजिए। सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन है, आप छांट लीजिए, अलग कर लीजिए। तो उस कंडीशन में तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पूरा का मीनिंग निकालिए, पूरा को समझिए, उसके बाद आंसर निकालिए, फिर तो समस्या हो जाएगी। तो नहीं भाई, ऐसी करने की कोई जरूरत नहीं है आपको कि आपको पूरा सेंटेंस जानना पड़े, पूरा सेंटेंस समझना पड़े और उसके बाद उसका मीनिंग निकालना पड़े। इसकी कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना हमें समझे हुए, बिना सेंटेंस को जाने हुए हम कैसे निकाल सकते हैं? तो एक आसान तरीका है ना मेरे पास। आपको कहते हैं कि ग्रामर रटने की जरूरत नहीं है, मतलब बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जरा ध्यान से देखिए सेंटेंस को, और मैं दो सेंटेंस लिखता हूं और दोनों सेंटेंस को कैसे आप तुरंत पहचान लेते हैं। बस तरीका आपको मेरे अकॉर्डिंग अप्लाई करना है। He was absent because he was ill। सीधी सी बात है, वो बीमार थी, इस वजह से वो क्या हो गई? एब्सेंट हो गई। दूसरी बात देखिए, रानी wept when she heard the news। खुशी के आंसू फूट पड़े जब उन्होंने एक न्यूज सुनी, एक कोई भी क्या सुनी? एक कोई समाचार सुनी और रो पड़े। अब जरा दोनों सेंटेंस को देखिए, सेंटेंस नंबर फर्स्ट
और सेंटेंस नंबर सेकेंड, और दोनों के अंदर आपको प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लॉज आपको छांटने हैं। तो देखिए आपका तरीका क्या होगा, जिसमें कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड लगा हो जिसकी वजह से सेंटेंस ज्वाइंट कर रहा हो, तो वह सेंटेंस आपका सबऑर्डिनेट हो जाएगा। जैसे देखिए ही वाज एब्सेंट, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिकॉज से सेंटेंस यह जुड़ रहा है, तो बिकॉज के बाद वाला जितना पार्ट बच गया यह सभी के सभी क्या कहलाएंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या कहलाएंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज। बताइए आसान है कि नहीं आसान है, पहचान लेंगे आप। उसके बाद देखिए दूसरे में रानी वेप्ट व्हेन सी हर्ड द न्यूज। अब देखिए रानी वेप्ट तक तो ठीक है, लेकिन वेन से सेंटेंस जुड़ रहा है, तो यह पार्ट क्या कहलाएगा आपका, यह पार्ट हो जाएगा आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। सब ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, क्लॉज हो जाएगा। क्लियर है, और ये भी पार्ट आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। अब बताइए जब पार्ट हमारा सबऑर्डिनेट निकल गया तो बताइए क्या बच गया, ही वाज एब्सेंट, या क्या बच गया हमारा, तो प्रिंसिपल क्लॉज बच गया। अब बताइए रानी वेप्ट कौन सा पार्ट बच गया, तो प्रिंसिपल क्लॉज बच गया। क्या बच गया, प्रिंसिपल क्लॉज बच गया। अब कहने का मतलब क्या है कि जब भी हमें क्लॉज पहचानना हो तो हमें क्या करना है कि हमें कुछ कंजक्शन, कुछ वर्ड्स, कुछ प्रोनाउंस के सॉरी कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ड्स हमें ध्यान रखने पड़ेंगे जिनका यूज ज्यादातर किया जाता है किसके फॉर्म में, यह आपको ज्वाइंट करने के फॉर्म में, और इन्हीं ज्वाइंट करने की वजह से आपका क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज बनता है। तो कोई कंजक्शन हो सकता है या कोई भी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके ज्वाइंट के रूप में काम कर सकता है। हो सकता है कि यह पार्ट क्या होगा आपका, यह ये भी हो सकता है कि प्रीपोजिशन भी काम कर ले। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका, जैसे देख लीजिए इफ हो सकता है, वेन होगा, हु हो जाएगा, हुज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, बिकॉज हो जाएगा, बिकॉज हो जाएगा, कॉज होगा, रीजन ऑफ हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे पार्ट्स, स्पीच के पार्ट्स है, बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रा वर्ड है जिनके ज्वाइंट करते ही आपकी मीनिंग जो होगी वह सबऑर्डिनेट क्लॉज और आपका प्रिंसिपल क्लॉज के पार्टों में बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर इसमें किसी एक का कही है तो मैं यूज करके आपको बताता हूं कि कैसे यह पार्ट बच जाएगा। ठीक है, जरा देखिए एक एग्जांपल। देखिए मोहन इज रेडी टू प्ले, रेडी टू प्ले डिस्पाइट 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 getting a big accident। गेटिंग के जब पे मीटिंग हो जाएगा, मीटिंग भी हो जाएगा, मतलब बहुत बड़ी एक्सीडेंट होने के बावजूद भी मोहन क्या है, अभी खेलने के लिए रेडी है। अब यहाँ पे डिस्पाइट से सेंटेंस हो जा रहा है कि डिस्पाइट अ बिग एक्सीडेंट, यानी बड़े एक्सीडेंट के बावजूद भी मतलब क्या करने के लिए रेडी है, तो मोहन इज रेडी टू प्ले, खेलने को रेडी है। मतलब क्या, एक कंडीशन लगा दिया, जैसे इफ यू वर्क हार्ड यू विल बी अ टॉपर ऑफ योर क्लास। अगर आप कठिन परिश्रम करोगे तो आप अपने क्लास के टॉपर बन जाओगे। यहाँ पे इफ वाला सेंटेंस क्या होगा, तो यह सेंटेंस वाला पार्ट होगा सबऑर्डिनेट पार्ट होगा। क्या होगा, सबऑर्डिनेट पार्ट होगा, और इनकी कंक्लूजन जो होंगे वह क्या कहलाएंगे, तो वह पार्ट कहलाएगा हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज। क्लियर है आप लोग को? तो आशा है आपकी फ्रेंड्स की समझ में आ गया होगा कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या है और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं। कल हम लोग अलग अलग प्रकार के यूजेस हम जानेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में। जैसे जानेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं, जैसे नाउन क्लॉज भी होता है आपका, एडजेक्टिव क्लॉज भी होते हैं। तो हम सभी पार्ट्स के बारे में जानेंगे और उनके यूज कहाँ कहाँ पे होते हैं उनके बारे में चर्चा अगले क्लास में करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।